दोस्तों, अब तक हम सभी लोगों ने चर्चा कर ली कि विप्रो कंपनी क्या है और विप्रो को किस तरीके से अजीम प्रेम जी ने चलाया। तो आज बने हैं अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन और यह खबर काफ़ी तेज़ी से आसपास फैल गई कि विप्रो कंपनी के पूर्व अध्यक्ष के लड़के को कंपनी का एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। कुछ एक लोगों जिन्होंने कंपनी में निवेश किया था, इन्होंने राहत की एक लंबी सांस ली, परंतु कुछ इस बात से चिंतित थे कि एक नया चेयरमैन और केवल 21 वर्ष की उम्र का। कुछ एक का कंपनी से विश्वास उठ गया और उन्होंने अपने शेयर तक बेच दिए। परंतु एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और यह मुस्कान बड़ी रहस्यमय थी। उसका नाम था करण वाडिया। यह पेशे से वकील था और मुंबई में वकालत कर रहा था, पर कुछ एक कंपनियों में निवेश करके अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहा था। वह अंशकालिक कार्य के तौर पर यह सब कार्य करता था। अन्य निवेशकों और उसमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि करण वाडिया कभी अपने शेयरों की कीमत बढ़ने का इंतजार ही नहीं करता था, बल्कि वह कंपनियों के मामलों पर बारीक नजर रखता था। यदि उसे कंपनी के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या का कोई पता चलता, वह तुरंत मामले को अधिक जटिल बनाना शुरू कर देता था। संक्षेप में यदि कहा जाए तो वह एक ब्लैकमेलर था और मुसीबत का वह लाभ उठाता था। करण वाडिया ने विप्रो के भी कुछ शेयर खरीदे थे और अब इसी हैसियत उसे शेयर धारकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने और कंपनी के मामलों के बारे में कंपनी के डायरेक्टरों में सवाल जवाब करने का मौका मिल जाता था। करण वाडिया ने वर्ष भर विप्रो के काम करने के तरीके का बारीकी से अवलोकन भी किया और वह कंपनी में आने वाली त्रुटि की प्रतीक्षा ही कर रहा था। सौभाग्य से उसे यह मौका मिल गया। यह वह समय था जब अजीम प्रेम जी ने अध्यक्ष के रूप में विप्रो का कार्यभार संभाला था। उनके पास विप्रो का अध्यक्ष बनने के लिए एक पूर्व अध्यक्ष का पुत्र होने के अलावा और किसी प्रकार का अनुभव या प्रमाण पत्र नहीं था। करण वाडिया के लिए काफी था और उसने तुरंत विप्रो से संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क किया और घोषणा की कि वह इस मुद्दे को कंपनी के शेयर धारकों की आगामी बैठक में उठाएगा। चूंकि करण वाडिया पेशे से एक वकील था और इसलिए अधिकांश कंपनियां उसके कथनों की अनसुनी नहीं करती थी। वे उसे आंखें दिखाने की बजाय उसे चुप कराने की कोशिश करती थी। करण वाडिया चुप रहने की भी कीमत मांगा करता था। वह उन कंपनियों से स्वयं को उनका कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की मांग करता था। वह कहा करता था कि मैं कंपनी आय पर अपनी कानूनी अड़चनों के निवारणार्थ कार्य करूंगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो इसका अर्थ यही था कि कंपनियों को उसे अपना कानूनी सलाहकार रखना चाहिए और उसे संतुष्ट रखने के लिए पैसों का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से उनके लिए अनावश्यक मुद्दे और समस्याएं खड़ी कर देगा। और इस तरह से अनेक कंपनियों के लिए करण वाडिया के नाटकीय कर्तव्यों और आक्षेपों के आगे हथियार डाल देना आम बात थी और इसलिए भले ही उसकी कानूनी सलाह से लाभ हो या न हो, वे चुप रहकर ही रह जाती थी और इसलिए जो भी मांग रहती थी वे उसे देने के लिए तैयार ही रहते थे। करण वाडिया यही तरीका विप्रो के लिए भी अपनाता था और उसने अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को संदेश भेजा कि यदि उसे 21 वर्षीय एक व्यक्ति को कंपनी का अध्यक्ष बनाए जाने वाले मुद्दे पर चुप कराना है तो कंपनी को उसे तदनुसार रिश्वत भी देनी होगी। वास्तव में कंपनी के अधिकांश शेयर प्रेम जी के पारिवारिक सदस्यों के पास ही थे और इसलिए अजीम प्रेम जी को करण वाडिया की मांगों के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं थी। यदा कदा करण वाडिया ने कोई मुद्दा उठाकर किसी प्रकार की समस्या खड़ी भी कर दी तो मतदान प्रणाली से उसे बाहर करने की शक्ति भी उनके पास थी। इसके अलावा अजीम प्रेम जी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी कंपनी कभी भी घूस, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी और इसीलिए जब करण वाडिया ने यह संकेत भेजा कि वह समस्या खड़ी करने जा रहा है तो प्रत्युत्तर में विप्रो प्रशासन ने स्पष्ट तौर से उसे संदेश भेज दिया कि वह जो भी करना चाहता है कर सकता है। इस उत्तर से करण वाडिया चिढ़ गया। इससे पहले वह कई कंपनियों में अपनी भयावह राजनीति को सफलतापूर्वक अपना ही चुका था और किसी ने भी इस प्रकार से उसे अनसुना करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। उसने अजीम प्रेम जी, जो कि उसके मुताबिक एक बच्चा ही था, को सबक सिखाने की ठान ली। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा।
विप्रो के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा अजीम प्रेमजी के स्टैनफोर्ड से लौटने के कुछ ही सप्ताह बाद आयोजित की गई और इसी बैठक में करण वाडिया ने अजीम प्रेमजी को विप्रो का अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में आपत्ति उठाई। कंपनी का प्रमुख बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? देखिए ना, पहला प्रश्न कितना अजीब सा पूछा कि कंपनी का यदि प्रमुख बनना है तो आपके पास क्या योग्यता है, और उसने स्पष्ट रूप से अजीम प्रेमजी से पूछा आपके पास इस कारोबार के बारे में कोई पूर्व अनुभव नहीं है और न ही आपके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता ही है। आपके पास कोई तकनीकी विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति भी नहीं है और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप विप्रो को इसके विनाश की ओर ले जाएंगे? इनमें से अधिकांश प्रश्न वही थे जो अजीम प्रेमजी स्वयं से अपने आप से पूछा करते थे, परंतु जब इन प्रश्नों को अनेक लोगों के सामने खुले तौर पर उठाया गया तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उन्होंने कितना मार्मिक जवाब दिया, देखिएगा, मेरे पास अपेक्षित अनुभव नहीं हो सकता है, परंतु कंपनी को चलाने का आत्मविश्वास तो है। कंपनी को चलाने वाले सभी व्यक्तियों के पास नहीं अनुभव हुआ करता। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने से ही लोगों को अनुभव प्राप्त होता है, उन्होंने मार्मिक उत्तर दिया। करण वाडिया चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने यह कहकर अजीम प्रेमजी को उत्तेजित किया और कहा, यह कंपनी आप जैसे अपरिपक्व व्यक्ति द्वारा नहीं चलाई जा सकती, इसलिए आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप अपने सभी शेयरों को अच्छे मुनाफे में बेच दें और कोई ऐसा व्यापार करें जो आपके लिए उपयुक्त हो। ऐसा करना कंपनी के हित में भी होगा। तब तक अजीम प्रेमजी, जो विप्रो का नेतृत्व करने के बारे में सोच ही रहे थे, संदेह कर रहे थे, अब वो आश्वस्त हो गए। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की, भले ही मैं इस कंपनी को चलाने में सक्षम हो पाऊं या नहीं, प्रश्न यह नहीं है। मुझे इस व्यक्ति के खातिर जिसने आलोचनात्मक ढंग से यह बताया कि मैं एक सफल लीडर नहीं बनूंगा, कंपनी का नेतृत्व भली प्रकार करना ही होगा। यह एक अलग कहानी है कि वाडिया द्वारा अजीम प्रेमजी को विप्रो के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का विरोध करने से हल्की फुल्की प्रतिक्रिया हुई, परंतु इस विरोध ने अजीम प्रेमजी के लिए एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कर लिया। करण वाडिया के अंध विरोध से अजीम प्रेमजी को अपने भावी लक्ष्य के बारे में सोचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा और उसी बैठक के दौरान उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रति विरोध को स्वीकार करता हूं, लेकिन मौखिक रूप से उत्तर देने की बजाय मैं अपने कार्यों को मार्फत इसे सिद्ध करूंगा। मेरे लिए इस उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। करनी और कथनी के अंतर को इस जगह पर उन्होंने बता दिया। करण वाडिया ने सोचा कि अजीम प्रेमजी उसके दबाव की नीतियों की वजह से अपनी पदवी छोड़ देंगे, परंतु उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह उनके लिए प्रेरणादायी कारक बन जाएगा और उनकी आकांक्षा को और अधिक मजबूत बना देगा। अजीम प्रेमजी, जो तब तक कंपनी के मामलों को हिचकिचाहट के साथ संचालित कर रहे थे, उन्होंने अधिकारपूर्वक संभालना शुरू कर दिया। मौजूदा कारोबार को सुधारने के साथ साथ उन्होंने उन नए कारोबार के अवसरों पर प्रयास करना आरंभ कर दिया जो उसके मार्ग में आए, और एक तरह से अजीम प्रेमजी की बुद्धि शुद्धि करने का श्रेय करण वाडिया को ही जाना चाहिए। उसके द्वारा अजीम प्रेमजी को बार बार उकसाने के कारण ही उन्हें अपने कारोबार को वनस्पति से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक फैलाने में जो मदद मिली। अजीम प्रेमजी के लिए जो पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रतीक्षा कर रही थी, क्या वह यह समझने की थी कि विप्रो कैसे चल रही थी और कैसा काम कर रही थी। विप्रो तब तक प्रेमजी के संपूर्ण नेतृत्व में काम कर रही थी। उन्होंने कभी भी अजीम प्रेमजी के साथ तकनीकी सूक्ष्म भेदों या अन्य संबंधित मामलों के बारे में आपस में बातचीत नहीं की। हालांकि उनकी यह इच्छा थी कि अजीम प्रेमजी ही उनके पश्चात विप्रो की बागडोर संभाले, परंतु कंपनी के मामलों के बारे में उन्होंने कभी भी उनसे चर्चा नहीं की। शायद उन्होंने इसे तब तक मुलतवी रखना चाहा होगा जब तक अजीम प्रेमजी अपना अध्ययन कार्य समाप्त न कर लें, और यह एक बहुत बड़ी कमी साबित हुई और इसमें अजीम प्रेमजी को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यद्यपि प्रेमजी को यह विश्वास था कि यदि वे मामलों का बारीकी से अवलोकन करेंगे तो प्रत्येक चीज को समझने में जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने आरंभ से ही उन वरिष्ठ कर्मी को
साथ आपसी तालमेल रखा, जो काफ़ी अनुभवी थे और जिन्होंने उनके पिता के अधीन काम किया था। इससे उन्हें विप्रो की विभिन्न परियोजनाओं और उसके कारोबारी संबंधों को समझने में काफ़ी मदद मिली। अपनी पूर्व अवस्थाओं की तुलना में विप्रो ने अजीम प्रेमजी के पदभार ग्रहण करने से पहले ही असाधारण प्रगति कर ली थी। उसकी तात्कालिक वास्तविक कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी। सन 1965 तक 7 करोड़ की राशि एक बहुत बड़ी राशि थी, परंतु यदि कंपनी अपनी आय और व्यय के स्रोत का हिसाब नहीं रखती तो पूर्ण राशि के पलक झपकते ही समाप्त होने का जोखिम बन सकता था। विप्रो के सभी महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए प्रमुख अवयव साल बीजों को सीधा किसानों से प्राप्त किया जाता था। इन बीजों को मिलों में पेरा जाता था और उनसे तेल निकाला जाता था। विप्रो द्वारा कुछ एक अन्य उत्पाद भी निर्मित किए जाते थे। ये सभी उत्पाद ग्राहकों तक विभिन्न व्यापारियों के मार्फत ही पहुंचते थे और इस तरह वे व्यापारी ही विप्रो के प्रत्यक्ष ग्राहक के रूप में प्राप्त थे। इसके बाद अजीम प्रेमजी ने अमलनेर के कारखानों के काम और तौर तरीकों को जानने की इच्छा प्रकट की। जहां पर लगभग 350 व्यक्ति काम कर रहे थे, वे अमलनेर में ही रहने लगे ताकि कारखाने की दिन प्रतिदिन की कार्यप्रणाली की प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए और उसे समझा जाए। इससे उन्हें अपने कामगारों के साथ घुल मिलकर तालमेल बना रखने का अवसर भी प्राप्त हो गया और इसी प्रकार विप्रो की गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन करने और उसका विश्लेषण करने के पश्चात प्रेमजी उन्हें अच्छी तरह से समझ गए। खाद्य तेल एवं अन्य उत्पादों को निर्मित करने की प्रक्रिया और विधियां, उनका विपणन और विक्रय उससे भी ज़्यादा जटिल था जितना उन्होंने सोचा था। अजीम प्रेमजी को तब यह प्रत्यक्षतः महसूस हुआ कि उनके पिता एम.एच. प्रेमजी द्वारा शुरू किए गए इस कारोबार को चलाना कितना कठिन काम था और इसीलिए आगे सुधार और विकास के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। यद्यपि अजीम प्रेमजी कठिन कार्य करने के लिए तैयार थे, परंतु बड़ी चुनौती उपलब्ध समय को बर्बाद किए बिना इसे सही ढंग से उपयोग करने की थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अजीम प्रेमजी ने कोई प्रबंधन अध्ययन नहीं किया था। उनके पिता ने भी ये सब कुछ उन्हें नहीं सिखाया था, इसलिए उन्हें व्यापार को शुरू करने और चलाने के प्रारंभिक स्तर पर ही दुविधा हो रही थी। वास्तव में देखा जाए तो अजीम प्रेमजी के पिता और उनके दादा ने कंपनी के प्रशासन के क्षेत्र में कोई अध्ययन या विशिष्टता प्राप्त की ही नहीं थी, परंतु उनके अनुभव ने ही उन्हें वह ज्ञान प्रदान किया जो और बहुत सारी चीजें सिखाई। उसी अनुभव के आधार पर वे परिस्थिति के अनुसार एवं चातुर्यतापूर्ण निर्णय लेने में कामयाब रहे। परंतु यदि अजीम के अनेक उनकी तकनीक और का अनुसरण करने का प्रयास उन्होंने किया तो उन्हें कंपनी के मामलों की जानकारी के बिना अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने होंगे जो जोखिम भरे हो सकते थे। और इन कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात अजीम प्रेमजी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, चूंकि उनके पास नियमित रूप से कॉलेज में जाने और एमबीए पाठ्यक्रम करने का समय नहीं था और इसीलिए उन्होंने एमबीए विद्यार्थी के लिए जरूरी सारे पुस्तकों को खरीदकर काम के साथ साथ स्वयं अध्ययन करने का निर्णय ले लिया। यहाँ इस जगह पर स्वयं अध्ययन करने की, खुद स्वयं ही अपने आप को स्टडी करने की जो आदत है वह किस प्रकार से है देखिएगा। यह लगभग दूरस्थ शिक्षा के मार्ग पर पढ़ने जैसा ही था। अजीम प्रेमजी का विश्वास अटल था कि प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन करके और ज्ञान प्राप्त करके वे अपने अनुभव की कमियों को भी दूर कर पाएंगे। परंतु फिर भी दुविधा यह थी ही कि बाजार में उपलब्ध अनेक पुस्तकों में से किस चीज का चयन किया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस पुस्तक का चयन किया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। उन्हें उन पुस्तकों की पहचान करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इससे भी अधिक प्रेमजी के लिए चिंता का कारण यह था कि वे उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए अलग से समय नहीं दे सकते थे। इसका कारण भी यही था कि कंपनी से संबंधित समस्याएं पहले से ही इतनी अधिक थी कि उनके पास जरा भी समय न बचता था और इसलिए अजीम प्रेमजी बिना समय बर्बाद किए जोर शोर से काम करने लगे और इन परिस्थितियों के मद्देनजर वे गलत पुस्तकों को पढ़कर अपना समय अनावश्यक रूप से बर्बाद करना नहीं जानते थे और इसलिए वे 30 दिन में सीखे कंपनी प्रशासन। फिर से एक बार उस पुस्तक को आपके सामने रखना चाहते हैं कि इसलिए वे 30 दिन में सीखे कंपनी प्रशासन
जैसी पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे जो उनके लिए उपयोगी हो सकती थी। वे अपरिचित और विदेशी शब्दों के साथ पाठकों को भयभीत कर देने वाली पुस्तकों की बजाय ऐसी पुस्तक पढ़ना चाहते थे जिनमें व्यापक अध्ययन और प्रयोगात्मक उदाहरण हो। यद्यपि उनकी आवश्यकताएं औचित्यपूर्ण थीं, परंतु उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसी अच्छी और आदर्श पुस्तकों को किस तरह से हासिल करें। अजीम प्रेमजी को यह लगा कि वह स्वयं ऐसी पुस्तकें प्राप्त करना उनके लिए संभव न होगा और इसीलिए इस संबंध में अनावश्यक तौर से पुस्तकों की दुकानों में जाने की बजाय उन्होंने एक विशेषज्ञ से परामर्श करने का निर्णय ले लिया। वे मुंबई में एक प्रोफेसर से मिले जो एक लोकप्रिय संस्थान में प्रबंधन एवं अध्यापन का कार्य कर रहे थे। उन्होंने उस प्रोफेसर से अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और उन्हें ऐसी पुस्तकों का सुझाव देने की प्रार्थना की जो उनके कंपनी प्रबंधन के लिए सहायक हो। ध्यान से सुनने के पश्चात प्रोफेसर ने उन्हें ऐसी पुस्तकों की एक सूची दी जो एक नए उद्यमी के लिए प्रत्येक तरीकों से लाभदायी हो। अजीम प्रेमजी ने सभी पुस्तकों को खरीदा और उन्हें अपने कमरे में सुव्यवस्थित ढंग से लगाया। ढेर सारी पुस्तकें खरीदना और उन्हें पुस्तकों के शेल्फ में कलात्मक ढंग से सजाना आसान है, परंतु उन्हें पढ़ने के लिए समय निकालना कठिन था। अजीम प्रेमजी के साथ भी कुछ इसी प्रकार की समस्या थी। पूरा दिन कारखाने या कार्यालय में लगा देने के पश्चात वे बुरी तरह से थक जाते थे और इसलिए जब वे अपने कमरे में वापस आते तो विश्रांति एवं नींद से घिर जाते थे। बैठकर पुस्तक पढ़ने का मन नहीं करता था, परंतु वे जानते थे यदि उन्होंने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो उनकी कंपनी हमेशा के लिए निद्रालीन हो जाएगी और इसीलिए वे स्वयं प्रेरणा द्वारा उन्होंने अपनी पूरी थकान एवं अशक्तता को दूर भगाया और गंभीरता से अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वे रात में देर तक पढ़ते थे और इसे जारी रखने के लिए सुबह भी जल्दी उठ जाते थे। उसके पश्चात वे कार्यालय और कारखाने की दैनिक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं तैयार होते थे। उन्होंने प्रोफेसर द्वारा सुझाई गई पुस्तकों को गहन रुचि के साथ पढ़ा और उन पाठों, नियमों एवं विधियों को रेखांकित किया जिनका उन्हें अपने कारोबार में अनुसरण करना था। उन्होंने गंभीरता से उनका अनुसरण भी किया। कोई शंका जाहिर कर सकता है या कि क्या संबंधित पुस्तकों को पढ़ने मात्र से कोई कुशल प्रबंधक या प्रशासक बन सकता है? परंतु उन परिस्थितियों में अजीम प्रेमजी के पास सैद्धांतिक ज्ञान पर निर्भर रहने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उन्हें कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जिसे कंपनी की जिम्मेदारी सौंपकर वे अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जा सके और इसलिए पुस्तकें ही अजीम प्रेमजी के स्थायी निजी शिक्षक और परामर्शदाता बन गए। आज भी पुस्तकों को वह अपना निजी शिक्षक मानने की उनकी आदत बनी हुई है। अपनी पढ़ने की आदत का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, यदि मैं सप्ताह में निर्धारित घंटों के लिए पुस्तकें नहीं पढ़ता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं पठन पाठन की प्रक्रिया में कहीं निष्क्रिय हो चुका हूँ। अजीम प्रेमजी के बारे में एक मज़ेदार किस्सा है, बात है कि जिसका यहाँ पर उल्लेख किया जाना जरूरी है। अपने भाषणबाजी कौशल के लिए विख्यात अजीम प्रेमजी व्याख्यान के विषयों में प्रायः संख्याएं एवं सूचियां अंतर्निहित होती हैं, जैसे सफल उद्यमी बनने के 8 तरीके, जीवन में 10 महत्वपूर्ण पाठ, विद्यार्थियों के लिए 5 नियम, इस प्रकार से। अजीम प्रेमजी के अनुसार इसका कारण यह था कि जब किसी भी सामग्री को प्रसंगों में बांट दिया जाता है और उसका विश्लेषण कर दिया जाता है तो वह समझने में आसान हो जाती है। जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़ते समय खास प्रसंगों को नोट करते जाते हैं, उसी प्रकार अजीम प्रेमजी भी उन सभी प्रसंगों को स्पष्ट और क्रमवार नोट करते थे जो उन्हें बोलने होते थे। यह एक वक्ता का महत्वपूर्ण गुण है जिसका सभी को अनुसरण करना चाहिए कि पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। अजीम प्रेमजी ने प्रोफेसरों के मार्गनिर्देशन के अंतर्गत नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने स्वयं संबंध पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान अर्जित किया। इससे बड़ा फायदा हुआ क्योंकि आरंभ से ही उनके कारोबार की योजनाओं के आधुनिक तरीकों के मुताबिक स्वयं को ढालने की योग्यता उनमें थी और संदिग्ध होने और हिचकिचाहट करने की बजाय वे किसी भी नई चीज का अनुभव लेने के लिए सदा तत्पर रहते थे। वे कभी भी अंधविश्वासों और पुरानी प्रथाओं पर विश्वास नहीं करते।
और इस प्रकार की उन्होंने पुस्तकों में पढ़े प्रबंधन के आधुनिक दर्शन के विप्रो की वर्तमान स्थिति के साथ तुलना की और उसका विश्लेषण भी किया। इससे उनकी आंख खुल गई। इस तुलना और विश्लेषण के फलस्वरूप उन्हें अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चला। जैसे लाभ के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी चल रही थी, परंतु प्रशासन की दृष्टि से कोई अनुशासन उसमें नहीं था। कंपनी की क्रियाशीलता और प्रशासन में वैज्ञानिक तरीकों की कमी थी। व्यक्तिगत प्रबंधकों के अंतर्गत अनेक प्रभाग काम कर रहे थे। यदि इनमें से किसी व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दी तो कंपनी को काफी घाटा हो सकता था। आखिरी उपभोक्ताओं तक परिष्कृत उत्पादों को पहुंचाने के प्रत्येक चरण उनके लिए बिचौलिए से थे। इससे केवल पैसों की ही बर्बादी होती थी और किसी को फायदा नहीं पहुंचता था। विप्रो के उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं और योजनाओं के मुताबिक संशोधित ही नहीं किया जाता था। सारांश रूप में यदि कहा जाए तो इस अवस्था में विप्रो सतत विकास के लिए तैयार न थे। यद्यपि अजीम प्रेमजी स्पष्ट तौर से ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में जान चुके थे, परंतु वे उनके बारे में चिंतित न हुए। इसकी बजाय वे जिन परिवर्तनों और परिवर्तन के तरीकों को लाना चाहते थे, उन्होंने उनकी रूपरेखा बनाने शुरू कर दिए। अजीम प्रेमजी कहते हैं कि विप्रो को आकार देने में उन्हें 3 से 4 वर्ष लगे और ऐसे वक्त में जो उन्होंने आधुनिक प्रबंधन रणनीतियां चलाई वे भारतीय उद्योग जगत के लिए काफी नई और नवीनतम थी। प्रेमजी लिखते हैं कि नई रणनीतियों को अपनाने से काफी फायदा मिला, क्योंकि किसी ने भी इन विधियों का पहले प्रयोग नहीं किया था और इसलिए भयभीत और हतोत्साहित करने वाले उदाहरणों और नकारात्मक टिप्पणियों ने उनके लिए रुकावट पैदा नहीं की। इसके अलावा जब कोई प्रमुख परिवर्तन किए जाते हैं तो उस समय इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता और इसलिए सफलता हासिल करना जरूरी हो जाता है और यदि समस्याएं खड़ी होती है तो सुरक्षित पूर्व स्थिति में लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह उसी तरह है जैसे केक बनाया है तो खाना भी पड़ेगा। विजयी होने और सफलता हासिल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो अजीम प्रेमजी अपने संगठन में ऐसे नए एवं नवीनतम परिवर्तनों को लागू करने और उनका अनुभव लेने के लिए पूर्णतः तैयार थे, जिनके बारे में एमएच प्रेमजी या उनके समकालीन धनी मानी कारोबारियों में अधिक कोई अपना सोचा तक नहीं था। ये बड़े परिवर्तन थे क्या? जब उनके पिता का अचानक निधन हो गया तो उन्होंने ताजा परिस्थितियों पर विचार किया और कंपनी की जिम्मेदारियां तत्काल संभाल ली। यह उनके लिए बड़ा कठिन कार्य था। अनेक समस्याएं सम्मुख थे। एमएच प्रेमजी ने सभी जिम्मेदारियां बिना दूसरों को बांटे स्वयं ही संभाली और पूरी की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों एवं उन जिम्मेदारियों को निभाने के तौर तरीकों के बारे में कभी अधीनस्थ को नहीं बताया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारों की आम घोषणा नहीं की। उनको कोई उपयुक्त योजना भी नहीं दिखाई। किसी भावी आपातकाल के लिए उन्होंने कभी भी योजना भी नहीं तैयार की और अपनी दूसरी पंक्ति के अधिकारियों को तैयार भी नहीं किया। इसलिए उनके अचानक निधन पर उनके उत्तराधिकारियों को खुद ही हर एक चीज की जानकारी और सीख लेनी पड़ी। इससे कंपनी के कार्य निष्पादन में मंदी आई और उसके विकास में भी बाधा पड़ी। इसी प्रकार विप्रो में श्रमिकों से लेकर बिक्री अधिकारियों तक कार्यरत सभी कार्मिक लापरवाह और व्यवहार में आलसी थे। वे अपने ज्ञान को उद्योग में दूसरों को बताने या बांटने के लिए तैयार नहीं थे और इससे ऐसी स्थिति आ गई थी कि कंपनी केवल कुछ ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर निर्भर होकर रह गई थी। यदि वे प्रतिभाशाली व्यक्ति भविष्य में विप्रो को छोड़ने का मन बना ले तो विप्रो का भविष्य क्या होगा? जो अग्नि परीक्षा आज अजीम प्रेमजी को देनी पड़ रही थी वही कल उन व्यक्तियों को भी देनी पड़ेगी जो ऐसे कार्मिकों से जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसलिए उन्होंने जो पहला निर्णय लिया वह था कंपनी को निर्भरशीलता की स्थिति में परिवर्तन लाना। जहां पूरा संगठन किसी एक व्यक्ति पर ही निर्भर करता था, वे तुरंत इस कार्य में लग गए। इसके लिए कारखाने से लेकर परिष्कृत उत्पादों की जो बिक्री तक प्रत्येक विभाग के महत्वपूर्ण संविभागों की जानकारी ली गई और ऐसे विभागों के जिम्मेदार अफसरों की ड्यूटियां और उन ड्यूटियों को निष्पादित करने के तरीकों का रिकॉर्ड किया गया।
इसके अलावा उत्तराधिकारी योजना, जो प्रत्येक अधिशासी पद के लिए उत्तराधिकारी की योजना बनाने और निर्णय लेने में सहायक थे, वह अनिवार्य कर दी गई। उदाहरण के तौर पर किसी मशीन के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्जी से चुन सकता था, जो उसकी अनुपस्थिति में काम करने के लिए जिम्मेदार रहेगा, अथवा वह प्रबंधक या पर्यवेक्षक के साथ चर्चा करने के बाद उस व्यक्ति का चयन कर सकता है। अपने उत्तराधिकारी के चयन के बाद उस व्यक्ति को सभी पहलुओं में काम में लगाए रखना और प्रशिक्षित करना उसी की जिम्मेदारी होगी। इससे निश्चित कार्यों को करने के लिए विप्रो का किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहने का काम जोखिम कम हो गया। और यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब किसी पदधारी की अचानक मृत्यु हो जाए या वह सेवानिवृत्त हो जाए, तो उसका उत्तराधिकारी तुरंत उसकी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है और विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। प्रेमजी की इस नवीनतम योजना से विप्रो की भावी उपलब्धियों की मजबूत नींव तैयार हो गई। कई मौकों पर महत्वपूर्ण प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों को अचानक विप्रो को छोड़ना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में संगठन को उच्च तीव्रता के भूकंप के झटके सहन करने की बजाय केवल हल्के फुल्के झटकों जैसी प्रतिक्रिया से दो चार होना पड़ा। प्रेमजी ने विप्रो में जो एक नई और एक विधि चलाई, वह थी संख्या के आधार पर अपने कर्मचारियों के कार्य कौशल का विश्लेषण करना। उदाहरण के तौर पर यदि अजीम प्रेमजी यह पूछते हैं कि वनस्पति की बिक्री कैसे चल रही है, तो इसका उत्तर ठीक या बहुत अच्छी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उत्तर देने से पहले उन टिप्पणियों को संख्याओं में परिवर्तित करना चाहिए कि अधिकारियों को उस महीने में बेचे गए टीनों की सही संख्या बतानी होगी। उन्हें अजीम प्रेमजी को विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री की गई वनस्पति की संख्याओं के बारे में बताना होगा। उन्हें पूर्व महीने की तुलना में बिक्री के अंतर को प्रतिशत में देना नितांत आवश्यक होगा और अंत में उस अधिकारी के द्वारा व्यय की कमी की प्रतिशतता को भी देना होगा। और इस तरह से प्रेमजी ने प्रत्येक चीज की रिपोर्ट संख्याओं के आधार पर देने पर जोर दे दिया और इससे प्रत्येक व्यक्ति की कहीं भी विप्रो से संबंधित किसी भी सूचना को सहायक आंकड़ों के साथ पेश करने की आदत सी बन गई। पुरानी विधियों की तुलना में इस विधि ने महत्वपूर्ण लाभ यह था कि समस्या का तुरंत पता चल जाता था। यदि किसी विशेष उत्पाद की किसी विशेष क्षेत्र में कम बिक्री हुई हो, तो इसके बारे में वर्ष के अंत में पता चलने की बजाय तुरंत ही पता चल जाना अच्छा रहता था। इससे कंपनी को तुरंत एकांतर परिवर्तन लाने की मदद मिलती थी। इसके अतिरिक्त जब संख्याओं में रिपोर्ट दी जाती थी तो कोई भी तथ्यों को छुपा न पाता था, प्रत्येक चीज जानकारी में आ जाती। और इस विधि की क्षमता को समझने के बाद अजीम प्रेमजी ने और एक नई योजना आरंभ की। उन्होंने अपने कर्मिकों एवं प्रबंधकों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर एक लाभप्रद प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिएगा कि आप और मैं विप्रो के बिक्री विभाग में काम कर रहे हैं और किसी विशेष माह में आप वनस्पति के 50 टन बेचते हैं, जबकि मैं केवल 15 टीन ही बेच पाता हूँ। जब ये सूचना प्रेमजी के पास पहुँचती है तो वे मुझे कार्यालय में बुलाते हैं। वे मुझसे पूछते हैं कि आप भी उतने ही प्रतिभाशील और अनुभवी हैं जितना कि वह है, तब आप उतने टीन क्यों नहीं बेच पाते जितने वह बेचता है। प्रसंग साफ है कि प्रेमजी इस परिस्थिति में मुझे नाराज नहीं कर रहे, वे मुझे नतीजों का डर नहीं दे रहे, बल्कि सीधे सीधे तरीके से वे मेरी तुलना कर रहे हैं और मुझ में प्रतियोगात्मक गुण को प्रवृत्त कर देते हैं। मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए समर्पित नहीं कर पाऊंगा और आगामी महीने में 55 टीन बेचने की जरूर कोशिश करूंगा तथा अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करूंगा। आपको भी उतने ही टीन बेचने होंगे। और इसके बाद प्रेम जी पहले वाले को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और वही प्रतियोगिता तकनीकी खेल खेलते हैं। दूसरे महीने वो मुझसे आगे निकल जाने की कोशिश करता है।
इस प्रकार प्रेम जी ने विप्रो में सभी स्तरों पर लाभप्रद प्रतियोगिता शुरू कराई और उसे बढ़ावा दिया। आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित निष्पादकों की उनकी तुलना और सराहना से काफ़ी बड़ी सफलता उन्हें मिली। इससे वांछित परिणाम भी निकले। अजीम प्रेम जी के पिता एम.एच. प्रेम जी अकेले ही कारखाने के प्रशासन से लेकर कंपनी के विभिन्न विभागों की देखभाल करते थे। परंतु अजीम प्रेम जी, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि इस प्रकार की स्थिति में काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती थी और इसलिए उन्होंने विभिन्न पदों और जिम्मेदारियों के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन आरंभ कर दिया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अजीम प्रेम जी ने महत्वपूर्ण पदों पर अपने ही परिवार के सदस्यों को नहीं रखा। उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने विप्रो में कोई पद ग्रहण नहीं किया। आज तक अजीम प्रेम जी अकेले ही काम कर रहे हैं। हालांकि विप्रो के अधिकांश शेयर उनके ही परिजनों के नाम हैं। अब के परिवार से वे अकेले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं। अजीम प्रेम जी किसी भी व्यक्ति को खून के रिश्ते या अपने नज़दीकी रिश्ते के आधार पर नौकरी में नियुक्त करने के बारे में काफ़ी दृढ़ हैं। और इसके अलावा उस दौरान प्रेम जी के परिवार मुश्किल से ही एक व्यक्ति था जो कारोबार में उनकी मदद कर सकता था और इसलिए बाहर से योग्य व्यक्ति की तलाश करना उनकी मजबूरी भी थी। प्रेम जी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रबंधन कॉलेजों का दौरा किया, जिनमें IIS भारतीय प्रबंधन संस्थान भी शामिल हो गए और उन्होंने अनेक प्रतिभाशाली युवकों से संपर्क किया और व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिभा एवं योग्यता की जांच पड़ताल की। जिस किसी का प्रेम जी द्वारा साक्षात्कार लिया गया, उसने उनकी शांत प्रकृति और मिलनसारिता की तारीफ भी की। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, भले वह विद्यार्थी हो या अनुभवी व्यक्ति, वे एक ही बार में उससे प्रभावित नहीं होते हैं। वे पहले दीर्घकालिक उत्तरदायित्वों की जांच करते हैं और उन्हें निभाने के लिए अपेक्षित प्रमाणों को नोट करते हैं और उसके बाद वे ये छानबीन करते हैं कि क्या उनके सामने बैठा व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त है और तभी वे उस व्यक्ति का उस नौकरी के लिए चयन करते हैं। इसी वजह से प्रेम जी द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार घंटों तक चलते रहे और उनके मुताबिक सही प्रतिभा क्षमता की खोज करने इतना समय खर्च करना गलत नहीं है। अनेक व्यक्ति जो विप्रो में नौकरी की तलाश में आए, केवल प्रबंधक के पद के लिए संचालित किए गए लंबे साक्षात्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ एक तो अजीम प्रेम जी की छानबीन से चिड़चिड़ा उठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि अजीम प्रेम जी अपने प्रबंधकों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं, अर्थात वे उन्हें मालिक के हाथ की कठपुतलियां बनाकर नहीं रखते। इसकी बजाय वे उन्हें इतना कुशल बनाना चाहते थे कि वे अपने विभागों को स्वतंत्र रूप से संभाल सके, स्वतंत्र निर्णय ले सके और अपने प्रभागों को सफलतापूर्वक चला सके। और इसकी तुलना उस स्थिति से भी की जा सकती है जहां आप किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर की चाबियां पकड़ा देते हैं। प्रेम जी ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को पाने के लिए कठिन काम करते थे। उनकी अपेक्षा के मुताबिक सक्रिय युवा का मिलना ज़्यादा कठिन नहीं था। जल्दी ही MBA पास प्रतिभाशाली युवकों ने विप्रो के सभी स्तरों पर पदभार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विप्रो में एक प्रबंधक की औसत आयु घटकर 28 वर्ष हो गई। किसी कंपनी की बागडोर को युवा व्यक्तियों जिनकी उम्र 30 वर्ष भी नहीं होती को सुपुर्द करने के लिए काफी साहस की आवश्यकता पड़ती है, परंतु चूंकि स्वयं प्रेम जी भी एकदम युवा थे, इसलिए वे युवा व्यक्तियों को विप्रो में लाने के लिए दृढ़ संकल्पशील थे। प्रेम जी द्वारा चयनित सभी तत्कालिक प्रबंधक युवा थे। उनके पास ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, परंतु उन सभी की अभिलाषा कुछ नया, आविष्कारी और महत्वपूर्ण चीज हासिल करने की थी। एक प्रकार से वे इन सभी लोगों ने अजीम प्रेम जी के चिंतन को साकार रूप दे दिया, अर्थात नई चीज़ों के लिए साहस के साथ प्रयास करना और उन्हें सफलता मिले तो अति उत्तम, यदि नहीं तो वे इससे एक सबक हासिल कर लेते थे और अपने आगामी प्रयोग में वे सावधानी बरतते थे। यही सफल रणनीति बार बार विप्रो में सतत अग्रसारित की जाती थी।
अजीम प्रेमजी अपने युवा उद्यमियों की छोटी मोटी गलतियों को बड़ा अपराध न समझते थे। भले ही उनकी कुछ गतिविधियों से संगठन को कोई हानि उठानी पड़े, वे उसे अपने कारोबार में सीखे गए एक पाठ की तरह लेते थे। उन्होंने इस मनोवृत्ति को पूरी कंपनी में बढ़ावा दिया और इस तरह से एक नए कारोबारी विचारों का अनुसरण करना अच्छी चीज थी। साथ में प्रेम जी यह भी ध्यान रखा करते थे कि किसी अनुभवी व्यक्ति की उपेक्षा भी न हो, और इसी कारण अपने युवा प्रबंधकों को वे अनुभवी लोगों के तालमेल में रखते थे। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने भावी पीढ़ी को अगले स्तरों के लिए तैयार किया। इसी अवधि के दौरान प्रेम जी अनेक अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधकों को विप्रो में ले आए। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से अधिकांश प्रबंधक बड़ी बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे थे। इस प्रकार बड़े पदों को छोड़कर आखिर वे विप्रो जैसी छोटी कंपनी, जो अभी तक अपने प्रारंभिक चरण में थी, क्यों आ गए थे? इसमें अजीम प्रेम जी को उनके सौम्य व्यक्तित्व और विश्वसनीय ढंग से बातचीत करने की उनकी प्रतिभा से मदद मिली। कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, अजीम प्रेम जी को उससे बातचीत शुरू करने, उसे विप्रो के लक्ष्यों और भविष्य में इसकी अकल्पनीय ऊंचाइयों तक की पहुंच के बारे में विश्वास दिलाने में कुछ ही मिनट लगते थे। यहाँ पर यह बता देना भी जरूरी होगा कि अजीम प्रेम जी ने किया वह एक आत्म प्रदर्शन भर नहीं था। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि कंपनी के बारे में जो विश्वास और निष्ठा उनके दिमाग में थी, उन्हें किस प्रकार से स्पष्ट एवं सकारात्मक ढंग से दूसरों तक संप्रेषित करने उनके मन में बिठाया जाए। इससे दूसरे के मन में यह भरोसा आ जाता था कि उनके पास किसी भी कार्य की आसानी से पूरा करने की क्षमता विद्यमान थी। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो या विशेषज्ञ, जिसने भी अजीम प्रेम जी के विप्रो के विचारों के साथ तालमेल रखा और भागीदारी की, उसी ने उनके साथ काम करने की इच्छा दिखा दी। इससे अजीम प्रेम जी की अपेक्षा के अनुसार जल्दी ही एक कुशल टीम तैयार करने में मदद मिली। अन्य दो चीजें जिन पर प्रेम जी ने ध्यान दिया, वे थी उत्पाद और बिक्री। उन्होंने विप्रो की उत्पाद और बिक्री की विधियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का सूत्रपात करना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर किसानों से सीधे प्राप्त किए गए कृषि उत्पाद को लेकर जांच करने के लिए प्रतिनिधि रखे गए थे, और इसलिए यदि कोई किसान अपने खेत में पैदा की हुई मूंगफली को विप्रो को बेचना चाहे, तो उसे पहले इस मूंगफली को विप्रो प्रतिनिधि के पास ले जाना पड़ता था। उसके बाद वे प्रतिनिधि उस मूंगफली को चखते थे और यह जांच करते थे कि इसमें कितना तेल आएगा। उनके रिपोर्ट के आधार पर मूंगफली की कीमत निर्धारित की जाती थी। 21वीं सदी की अनेक आविष्कारीय प्रौद्योगिकियों को देखते हुए हम में से अनेकों को ये विचित्र लग सकता है, परंतु उस समय सभी इस आम प्रथा को मानते थे। जिस प्रकार हम भिंडी का चयन उसके ऊपरी सिरे को तोड़ कर करते हैं, है ना, उसी प्रकार मूंगफली का चयन भी उन्हें चक्कर किया जाता था। अजीम प्रेम जी ने इस प्रथा को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि यह लंबे समय से चल रही थी, बल्कि उन्होंने यह महसूस किया कि इस प्रथा में अनेक समस्याएं थीं। साथ ही में वह यह भी जानते थे कि मूंगफली के दानों को चखने मात्र से कोई व्यक्ति जांच नहीं कर सकता था कि उनमें कितना तेल निकलने वाला है। यह विधि वैज्ञानिक ढंग से स्थापित की गई विधि नहीं थी। यह पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करती थी जो उसे चखता था। चखने और कीमतें निर्धारित करने की ऐसी विधि पर कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता था, और कोई भी यह कह नहीं सकता था कि कीमतें सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित कर भी ले, तब भी उन प्रतिनिधियों का निर्णय ही अंतिम माना जाता था। इसके अलावा जब इस प्रकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां किसी व्यक्ति को सौंपी जाती है, तो ज़्यादा संभावना यही रहती है कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। यह पता करना कठिन होगा कि कहीं वह व्यक्ति किसी किसान से घूस लेकर उसके उत्पाद की कीमतें उच्च दर पर तो नहीं तय कर पा रहा है। इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण रखना भी काफ़ी कठिन होगा। इस प्रकार के अनेक कारणों से अजीम प्रेम जी ने विप्रो में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। तदनुसार अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को हाथ से करने की बजाय मशीन से किया जाना उन्होंने तय कर लिया। अर्थात
अब मूंगफली के दाने की जांच किसी मनुष्य द्वारा करने और उसकी कीमत निर्धारित करने की बजाय उसकी गुणवत्ता की मशीन से जांचा जा और प्रमाणित किया जाएगा। मशीनें उनमें डाले गए नमूनों को पिराई करके यह बताएगी कि मूंगफली की इस विशेष किस्म से तेल की कितनी मात्रा निकल सकती थी। नवीन एवं आविष्कारीय प्रौद्योगिकियों को आरंभ करने और उनका प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने में जो उत्सुकता प्रेम जी ने दिखाई, उसने विप्रो की भावी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण सोपान का काम किया। सामान्य तौर पर जब कार्यों को मशीनों से किया जाने लगता है तो कंपनी के कार्मिकों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रेम जी ने पूरी सावधानी बरती कि उनके द्वारा लाए गए वैज्ञानिक आविष्कारीय परिवर्तनों से इन कार्मिकों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, और इसीलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को इसके बारे में बहुत सुस्पष्ट और विश्वसनीय ढंग से बताया। उन्होंने कभी भी उस नियोक्ता की तरह से बर्ताव नहीं किया जो अपने कार्मिकों से दूरी बनाए रखता है। वे उनके साथ तालमेल रखते थे और प्रायः उनके साथ खाना भी खाया करते थे। इस प्रकार के पारस्परिक संबंधों के दरमियान वे उनके सुझावों को बहुत अच्छे तरीके से अपनाते थे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण एक घटना का वर्णन करके दिया जा सकता है। विप्रो का उत्पादन स्तर जो पूरे वर्ष भर काफी ऊंचा रहता था, ग्रीष्मकाल के दौरान अचानक नीचे आ जाता था। इसका कारण कोई नहीं जानता था। अजीम प्रेम जी ने इसका पता लगाने की जिम्मेदारी उठाई और इस बारे में प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और कार्मिकों से मिलना शुरू कर दिया। उन्होंने उस विशेष मौसम के दौरान कार्य के करने कौशल में कमी आने के अनेक कारणों को भी छानबीन शुरू कर दी, और इस छानबीन सत्र के दौरान कार्मिकों ने एक चीज के बारे में बताया, अमलनेर जो एक गर्म क्षेत्र था, ग्रीष्मकाल में और भी अधिक गर्म हो जाता था। इससे कार्मिकों को काम के दौरान दिन भर खड़ा रहना कठिन हो जाता था और इसीलिए ग्रीष्मकाल के दौरान विप्रो का उत्पादन लक्ष्य कम हो जाता था। इन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रेमजी तुरंत अमलनेर के लिए रवाना हो गए। न्यूनतम सुविधाओं और झुलसती गर्मी में वे वहां पर 3 महीने रुके और कारखाने में स्थिति का विश्लेषण किया। तुरंत ही आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किए गए। प्रेम जी के प्रत्यक्ष और निराकरण विकल्पों की वजह से अच्छे परिणाम मिलने लगे। न केवल उस वर्ष में बल्कि अगले ग्रीष्मकाल में भी विप्रो का उत्पादन स्तर कभी कम नहीं हुआ। विप्रो के प्रबंधन में युवा व्यक्ति शामिल थे। कर्मचारियों के बीच एक लाभप्रद प्रतियोगिता आरंभ कर दी गई थी, जिससे वे एक दूसरे के सामने अपनी योग्यता को साबित करने की होड़ में रहते थे। आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा था और इसी से वह कंपनी एवं कर्मचारी दोनों को फायदा हो रहा था। कार्मिकों और प्रबंधनों के बीच में अच्छे संबंध थे। इसके बाद क्या हुआ तो विप्रो के अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद अजीम प्रेम जी ने पहली बार अपना ध्यान ग्राहकों की ओर लगाया। वे यह जानना चाहते थे कि उनकी क्या अपेक्षाएं थी और क्या कंपनी उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर पा रही थी। विप्रो द्वारा निर्मित तेल, वनस्पति और अन्य उत्पाद ग्राहकों तक सीधे नहीं पहुंच रहे थे। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि करार केवल बिचौलियों के साथ किया गया था, अर्थात विप्रो का असंतुष्ट और अप्रकृत ग्राहकों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संपर्क ही नहीं था। अजीम प्रेम जी ने यह महसूस किया कि संपर्क अंतराल काफी खतरनाक था। उन्होंने पुस्तकों में ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में पढ़ रखा था और वे यह भी जानते थे कि जब तक कोई संगठन अपने ग्राहकों को पसंद के बारे में नहीं जानता, वो कभी भी ज्यादा समय तक बाजार में देर तक नहीं टिक सकता है। इस बारे में संबंधित मामलों का अध्ययन कर रखा था और इसलिए उन्होंने कारोबार में शामिल बिचौलियों को निकाल देने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढने शुरू कर दिया। उन दिनों जो ग्राहक नजदीकी फूट कर दुकान से तेल खरीदना चाहता था, उसे तेल लेने के लिए बर्तन साथ में ले जाना पड़ता था। वे 50 मिली से लेकर कितनी भी मात्रा खरीद सकते थे। फूट कर विक्रेता थोक विक्रेताओं से बड़े टीन खरीदा करते थे और अपने ग्राहकों को छोटी मात्राओं में बेचा करते थे। वर्षों से चल रही इस प्रणाली के अपने लाभ और कई हानियां थी। गरीब परिवार के किसी व्यक्ति या मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास महीने भर के लिए तेल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो सकते हैं।
और उस हालत में वह प्रतिदिन के हिसाब से तेल खरीदना पसंद करेगा। यदि दुकानदार ग्राहक से परिचित है तो वह उसे उधार भी दे सकता है, परंतु इस प्रकार के छोटे लाभ से ग्राहकों का काफ़ी पैसा बर्बाद हो सकता है। और उदाहरण के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से निर्मित तेल अनेक बिचौलियों के हाथ से गुजरता था और उन सभी को अच्छा खासा मुनाफा देता था। अंत में जब वह आखिरी ग्राहक के पास पहुंचता था तो इसका मूल्य प्रति लीटर 30 रुपये तक पहुंच जाता था। प्रेम जी को यह व्यवस्था सही नहीं लगी। इसका निर्माता विप्रो है, विक्रेता एक दुकानदार और ग्राहक जो इस उत्पाद को खरीदता और प्रयोग करता है वह देश के किसी कोने में रहने वाली कोई गृहिणी है। दूसरा, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि तेल का सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद ढंग से भंडारण किया जाएगा। उन दिनों यदि दुकानदार से मिलाने वाला तेल बेच भी दिया तो उस धोखाधड़ी को पकड़ने की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं थी। और इन सब कारणों से प्रेम जी ने यह निर्णय ले लिया कि इस प्रक्रिया में भी आधुनिक तरीकों की आवश्यकता थी। उन्होंने विप्रो के उत्पाद को सीधे लोगों तक पहुंचाने और अनावश्यक हस्तक्षेप को दूर करने की उत्कृष्ट प्रणाली खोज निकाली। आज के प्रबंधन विशेषज्ञ इसे बाजार व्यापक विपणन के लिए पैकेजिंग कहते हैं, अर्थात वस्तुओं को व्यापक बाजार मांग के अनुसार पैक करना। यहाँ पर पैकिंग शब्द का अर्थ साहित्यिक अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए और किसी को वस्तु को साफ तरीके से बंद करके उसे पार्सल करना नहीं समझना चाहिए। इस शब्द का अर्थ है उत्पादों को आखिरी ग्राहक की आवश्यकता अनुसार विपणन करना। उदाहरण के लिए कोई गृहिणी फुटकर दुकान से कितने तेल की मात्रा खरीदेगी? यह मात्रा 50 मिली से लेकर 1 लीटर तक की हो सकती है। यदि ग्राहकों को ऐसी मांग है तो हमें केवल 20 लीटर और अधिक लीटर क्षमता के टीनों का ही निर्माण क्यों करना चाहिए? प्रेम जी ने स्वयं से पूछा, इन बड़े टीनों के बजाय यदि छोटी मात्रा के पैकेट शुरू कर दिए तो ग्राहकों को वही मात्रा खरीदने में आसानी होगी जो वे खरीदना चाहते थे। आज देश में जो थैली की प्रथा प्रचलित है वह इसी योजना का विस्तार है। ग्राहक को उसकी सामर्थ्य के मुताबिक खरीदने की सुविधा होनी ही चाहिए और प्रेम जी इस व्यापक बाजार भारत के ग्राहकों की आवश्यकताओं के बारे में भली भांति जानते थे। तदनुसार विप्रो उन कुछ एक कंपनियों में से एक थी जिन्होंने थैली की एक नई प्रथा चलाई और इस तरह से विप्रो द्वारा निर्मित तेल एवं अन्य उत्पाद हाथ की मशीनों द्वारा थैलियों में बंद कर दिए जाते थे। पैकेजिंग की इस स्वास्थ्यप्रद तरीकों को लोगों ने भी खूब सराहा और इससे विप्रो उत्पादों की विक्रय सीमा का विस्तार करने में मदद मिली और लाभ आना शुरू हो गया। और इसी वजह से अजीम प्रेम जी ने विप्रो में विपणन एवं बिक्री विभाग बनाया। अनेक चीज़ें जो स्वाभाविक तौर पर की जा रही थी या ऐसा सोचा जाता था अब वैज्ञानिक ढंग से संचालित की जाने लगी। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियों और सीमाओं को स्पष्ट ढंग से तय कर दिया गया था। प्रत्येक पद के लिए प्रतिभाशाली एवं कुशल लोगों को भर्ती किया गया। विप्रो के उन दिनों के परिवर्तनों के लिए जो मूल मंत्र प्रेम जी ने दिया वह था प्रश्न करने का साहस। उदाहरण के तौर पर हमारे उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख अवयव आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसकी लागत क्या है? मूल्य निर्धारण कौन करता है? हम इसका निर्णय किस प्रकार करते हैं? उत्पादन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? क्या यह सबसे अच्छी विधि है? क्या इस विधि को सुधारने के लिए कोई सुझाव है, गुंजाइश है? यदि हाँ तो कैसे? हमारे ग्राहक कौन है? क्या हमें उनकी पसंद का पता है? उनके मुताबिक आवश्यक परिवर्तन क्या हम लोग हमारे उत्पाद किस तरह से अंतिम प्रयोक्ता या ग्राहकों तक पहुंचते हैं? ग्राहक को थोक विक्रेताओं द्वारा हमारे उत्पादों को कितनी मात्रा में खरीदी जाती है? वे हमसे कब खरीदते हैं? वे भुगतान कब करते हैं? भुगतान का माध्यम क्या होता है? बाजार में आवश्यकता और मांग क्या है? हमारी उत्पादन क्षमता और आपूर्ति कितनी है? क्या मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन है?
और इस प्रकार अजीम प्रेम जी का दर्शन कारोबार के बारे में बिना हिचकिचाहट से पूछना, किसी भी तरह की आशंका न छोड़ना, प्राप्त किए गए उत्तरों का विश्लेषण करना, निरंतर विकास करना और सुधार करना था। 3 वर्ष तक कठिन कार्य करने के पश्चात अजीम प्रेम जी कुछ हद तक कारोबार को समझने में सक्षम हो गए। उनकी कंपनी ने अपने लाभ स्तरों को बढ़ाना भी आरंभ कर दिया, परंतु अजीम प्रेम जी अपनी कामयाबियों से चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अपनी कारोबारी गिरोह और दिशाओं के बदलने की जरूरत है, और इस प्रकार से अजीम जी को हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने अपने चेयरमैनशिप को बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त किया।